सोनू कॉलेज से घर लौट रहा था और आज सुबह से ही उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये देखकर उसकी दोस्त मीरा उससे कहती है, ये क्या सोनू, आज सुबह से तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? क्या तुम भी मीरा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद तुम्हें रात में ठीक से नींद नहीं आई सोनू, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। एक काम करना, घर जाकर आराम से 2-3 घंटों के लिए सो जाना, फिर शाम को मैं नोट्स लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। मीरा आधे रास्ते से अपने घर के लिए मुड़ जाती है और सोनू अपने घर आ जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसकी माँ सुमन किचन से उसे आवाज लगाती है, बेटा घर आ गया, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। नहीं माँ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी देर सोने के बाद खा लूंगा। क्या? अच्छा ठीक है बेटा। और माँ, पापा घर लौट आए क्या? नहीं नहीं बेटा, तेरी दादी की तबीयत अभी सुधरी नहीं है, शायद पापा को लौटने में थोड़ा वक्त लगे, 1 आध दिन और। सोनू अपने कमरे में जाता है और सारी लाइट्स बंद करके अपने बेड पर लेट जाता है। थकान की वजह से लेटते ही उसे नींद आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ अजीब होता है। नींद में ही सोनू को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके सिर को सहला रहा हो। सोनू के पसीने छूटने लगते हैं। वो हिलने की कोशिश करता है मगर बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। तभी सोनू को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कोई सोनू का सर सहलाते हुए धीमी आवाज में उसके कान के पास आकर कहता है, सोनू उठ जा बेटा। सोनू डरते हुए पलट कर देखता है और चौंक जाता है। उसके सिरहाने पर उसकी दादी बैठी हुई थी और वो बहुत ही बीमार नजर आ रही थीं। दादी, आप यहाँ? क्या पापा के साथ यहाँ आई? लेकिन सोनू की दादी कुछ भी नहीं कहती और एकटक उसे देखती रहती हैं। देखते ही देखते उनकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। ये नजारा देखकर तो सोनू के होश ही उड़ जाते हैं। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। तभी अचानक से उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज उसकी दादी की नहीं थी, बल्कि सोनू 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 उठ जा बेटा, सोनू। अचानक से सोनू की आंख खुलती है। उसके सिरहाने कोई नहीं बैठा था और उसकी माँ रसोई से चिल्लाकर उसे बुला रही थी। सोनू भागता हुआ बाहर आता है। क्या हुआ माँ? मैंने यहाँ मैं रसोई में बर्तन धो रही थी बेटा, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे लगा तू होगा, इसलिए मैं तुझसे बातें करने लगी। मैंने तुझसे पूछा कि क्या तू कुछ खाएगा, मगर जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दोबारा पूछा। अपनी माँ की बात सुनकर तो जैसे सोनू के होश ही उड़ जाते हैं। मगर मैं तो अंदर सो रहा था माँ, तो ऐसा कैसे? हाँ, तभी मुझे आहट हुई कि जो कोई भी था वो तेरे पापा के कमरे की तरफ जाने लगा, और मैंने आवाज देकर पूछा कि सोनू, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा शायद तुम कुछ देखने जा रहे हो, इसीलिए मैं अपने काम में लग गई। मगर तभी एक जोर की आवाज आई, कुछ टूटने की। मैं भागते हुए अंदर गई तो मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था, लेकिन तेरे पापा और दादी का फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया था। मैं डरते हुए वापस आई तो मैंने देखा कि यहाँ सारे बर्तन इधर उधर जमीन पर पड़े थे, जैसे किसी ने इन्हें फेंका हो। ये देखकर मैं डर गई। क्या ये सब कैसे हो सकता है माँ? कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया ना? डरते हुए सोनू और उसकी माँ सुमन घर के चारों तरफ देखते हैं। ऐसा हो सकता था कि अभी भी वो आदमी घर के अंदर ही हो। उन्हें खतरा था, मगर तभी फोन की घंटी बजती है, जिससे वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। सोनू फोन की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि ये उसके पिता की कॉल थी। माँ, पापा का फोन आ रहा है। ला, मैं बात करती हूँ। सोनू अपनी माँ को फोन पकड़ा देता है। हेलो, क्या? हे भगवान, ठीक है, हम जल्दी आते हैं। सुमन के फोन रखते ही सोनू डरते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? तेरी दादी को दूसरी बार हार्ट अटैक आया है और वो वेंटिलेटर में है। डॉक्टर का कहना है कि वो किसी भी वक्त
ये दुनिया छोड़कर जा सकती हैं। इसीलिए पापा ने हमें गांव आने को कहा। सोनू ये सुनकर घबरा जाता है। उसे अपने सपने के बारे में याद आता है, जिसके बीच में ही वो नींद से जगा था। सब कुछ याद करके उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, मगर खुद को संभालते हुए वो अपनी माँ से कहता है, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ माँ, और आप सब सामान रख लीजिए। शायद हमें गांव में ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा दादी के 13वीं और अंतिम संस्कार के लिए। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है बेटा, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ी ही देर में सारा सामान रखकर सुमन और सोनू गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। सोनू कार चला रहा था और सुमन उसके बगल में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। बेटा, मैं याद कर रही हूं कि तेरी दादी को तुझसे कितना लगाव था। जब तू छोटा था ना, तो हर वक्त तुझे अपनी गोद में बिठाकर रखती थी, और जब तू बाहर खेलने जाता था तब भी हमेशा तेरे साथ जाती थी। क्या सचमुच माँ? लेकिन अगर दादी को मुझसे इतना ही लगाव था तो दादाजी के मरने के बाद वो हमारे साथ शहर में रहने क्यों नहीं आई? करीब 2 घंटे के सफर के बाद दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, और जैसे ही सोनू अपनी दादी के कमरे में जाता है, डेथ का टाइम शाम के 7:15। लेकिन सोनू की आंखें अपनी दादी की आंखों की तरफ से हट ही नहीं रही थीं। पास खड़े डॉक्टर तो कह रहे थे कि उसकी दादी मर चुकी है, मगर फिर भी अपनी सफेद आंखों से वो उसकी तरफ ही देख रही थी। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। नहीं नहीं नहीं, वो अभी भी मुझे घूर रही है। माँ, उनकी आंखें कितनी सफेद हैं, कितनी डरावनी। सुमन सोनू को लेकर बाहर जाती है और महेश अंतिम संस्कार की तैयारियां करवाने लगता है। गांव के सभी लोग और रिश्तेदार उस समय वहां मौजूद थे जब सोनू की दादी का शरीर दहन किया जा रहा था। सोनू उन आग की लपटों को देख रहा था, मगर फिर भी उसे कुछ बेचैनी थी, जैसे अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तभी पीछे से उसकी बुआ सुमन से कहती है, तुम लोग जानते थे माँ को सोनू से कितना लगाव था, फिर भी तुम उसे यहाँ वक्त पर लेकर नहीं आए। अरे अंतिम समय में भी उनकी जान उसी में अटकी थी। इसीलिए तो जैसे ही सोनू उनसे मिलने आया, उसी वक्त उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दीदी, आप तो सच जानती है ना, हम सोनू को यहाँ नहीं ला सकते थे। सोनू पीछे मुड़कर देखता है, मगर तभी बुआ और उसकी माँ बात करना बंद कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद पंडित जी वहां आकर सबसे कहते हैं, देखिए, माना जाता है कि मौत के बाद 13 दिन तक मृत की आत्मा अपने घर में रहती है। 13वीं के बाद ही वो ये दुनिया छोड़ कर जाती है। इसीलिए बेहतर होगा आप सब यहाँ उनके साथ उसी घर में रहें, ताकि उन्हें अकेला न महसूस हो, और सारी पूजाओं को विधि विधान से कराएं। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। सोनू अपनी दादी के घर पूरे 15 साल बाद लौटा था। थकान इतनी थी कि अपने बचपन वाले कमरे में लेटते ही उसे नींद आ जाती है, लेकिन आंख बंद करते ही उसे अपनी दादी फिर से दिखाई देती हैं, जैसे वो उसी कमरे में उसके साथ हों। सोनू आसपास देखता है, मगर कमरे में अंधेरा था। वो अपने फोन में समय देखता है तो रात के 3 बज रहे थे। लेकिन तभी सोनू को खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पायल पहनकर वहां चल रहा हो। बचाओ बचाओ बचाओ! थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। सोनू के पिता रमेश एक गहरी सांस लेते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, जिस छोटी बच्ची को तू देख रहा था वो तेरी बहन थी। हाँ बेटा, तू अकेला पैदा नहीं हुआ था, तेरी एक जुड़वा बहन भी थी। हाँ, मगर जब वो पैदा हुई तो वो बहुत कमजोर थी। तेरी दादी ने उसे उसी पेड़ के नीचे दफना दिया, मगर उन्हें इस बात का दुख हमेशा था, इसीलिए उन्हें तुझसे 2 गुना लगाव था। मगर वो इसको अपने साथ लेकर यहाँ से नहीं जा सकती थी। शायद इसीलिए वो तुझे सच बताने के लिए बार बार दिख रही थी। सोनू की बहन की ये सच्चाई उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देती है, मगर वाकई में उस दिन के बाद उसे उसकी दादी दोबारा कभी दिखाई नहीं दी, और न ही वो उस गांव के घर लौटकर दोबारा जाता है। मगर एक बात तो वो जान गया था कि मौत अंत नहीं होता। मौत के बाद भी
दुनिया में बहुत कुछ होता है। प्रिया बड़े शहर में एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और उसे अपनी ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हर रोज की तरह प्रिया अपने ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। बस हर दिन एक ही चीज का इंतजार रहता है, जल्दी से 7 बजे और मैं घर जाऊं। खुद से बातें करते हुए प्रिया अपने लैपटॉप में कुछ ढूंढ रही थी और वो थी एक नई नौकरी। उसे जल्द से जल्द एक नई और बेहतर नौकरी की तलाश थी। तभी प्रिया के साथ काम करने वाली उर्मिला आकर उससे कहती है, अरे प्रिया, प्रिया जल्दी से मेरी बात सुनो। हाँ, क्या हुआ उर्मिला, बोलो ना। 7 बज गया है, तुम जा सकती हो। और देखो तुम्हारा फोन कितनी देर से बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? ओह हाँ, थैंक यू उर्मिला, वो मेरा ध्यान कहीं और था और मैं भी बस निकल ही रही हूँ। प्रिया की बात सुनकर उर्मिला चली जाती है और प्रिया हैरानी से अपना फोन उठाती है। भला मुझे कौन फोन कर रहा है? मुझे तो कोई फोन करता ही नहीं है। सचमुच हैरानी की बात तो थी, क्योंकि प्रिया का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, न कोई दोस्त और न ही परिवार। लेकिन उसे देखकर उसके मुंह से अपने आप एक नाम निकलता है, राहुल। मगर राहुल मुझे फोन क्यों कर रहा है? प्रिया कुछ सोचकर फोन उठाती है। दूसरी तरफ से उसे परेशान राहुल की आवाज सुनाई देती है। हेलो प्रिया। राहुल, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तुम्हें याद तो होगा ना कि 1 साल पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोबारा एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे, और तुम्हारी वो नई गर्लफ्रेंड, उसे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई? प्रिया प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी ये मजाक का समय नहीं है। हाँ, हमारा ब्रेकअप मजाक था भी नहीं राहुल, और तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है प्रिया। तुम जानती हो ना, मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ ही है, मेरे पिता नहीं है। और कुछ समय से मैं ऑफिस के काम से दूसरे शहर आया था, मगर आज शाम को ही मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और पड़ोसी उन्हें हॉस्पिटल ले गए। क्या? हार्ट अटैक? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आंटी कैसी है? हाँ प्रिया, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी माँ हॉस्पिटल में अकेली है, उनके पास ना तो कोई रिश्तेदार है ना ही दोस्त। मुझे वहां आने में कल सुबह तक का वक्त लगेगा, तो क्या तुम एक रात उनके साथ हॉस्पिटल में गुजार सकती हो? क्या 1 रात हॉस्पिटल में? मगर तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड शीला, वो वहां है, तुम उसे क्यों नहीं बुलाते? वो दरअसल प्रिया, हम दोनों तो कुछ महीने पहले ही अलग हो गए थे। अच्छा। प्रिया एक गहरी सांस लेती है और फिर कुछ सोचते हुए राहुल को जवाब देती है। हाँ ठीक है, फिर तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस टेक्स्ट कर दो, मैं वहां चली जाऊंगी। और हाँ, उन्हें इन्फॉर्म भी कर देना कि घर से कोई आने वाला है। प्रिया राहुल का फोन काट देती है और फिर अपना सारा सामान अपने बैग में डाल लेती है। हाँ, पता नहीं मैं पूरी रात हॉस्पिटल में कैसे गुजारूंगी। मुझे हॉस्पिटल्स बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मगर अब इमरजेंसी है तो जाना ही पड़ेगा। प्रिया ऑफिस से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल के लिए एक ऑटो पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया उस हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाती है। प्रिया को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो उस औरत को अनदेखा करके हॉस्पिटल में चली जाती है। बाहर बैठी रिसेप्शनिस्ट कुछ फाइल्स का काम कर रही थी। सुनिए, मैं मिस्टर राहुल द्विवेदी की फैमिली से हूँ। उनकी माँ रंजना द्विवेदी यहाँ एडमिट है ना, जिन्हें हार्ट अटैक आया था? हाँ, वो 2nd फ्लोर पर हैं। लेकिन आज तो उस फ्लोर पर किसी भी नर्स की नाइट ड्यूटी नहीं है। जिसकी थी उसे इमरजेंसी में घर जाना पड़ा। क्या? कोई नर्स नहीं? इसका क्या मतलब? देखिए, नर्सेज हैं लेकिन बाकी फ्लोर पर हैं। और चलिए, मैं आपको मिसेज रंजना के वार्ड तक ले जाती हूँ। वहाँ एक बेड खाली भी है, तो आप वहाँ रात गुजार सकती हैं। सुबह 4 बजे डॉक्टर उनके चेकअप के लिए आएंगे। और कोई इमरजेंसी हुई तो मैं नर्सेज को कैसे बुलाऊंगी? रूम के बाहर ही एक टेलीफोन है, आप उससे मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं। बस 311 मिलाइएगा। अच्छा ठीक है, चलिए फिर। रिसेप्शनिस्ट प्रिया के साथ लिफ्ट तक जाती है। 2nd फ्लोर पर पहला रूम ही वो वार्ड था जहां राहुल की माँ रंजना एडमिट थी। देखिए, ये रहा वार्ड, आप अंदर चले जाइए, मुझे रिसेप्शन पर वापस जाना है। क्या? अच्छा ठीक है। रिसेप्शनिस्ट वहां से चली जाती है और प्रिया हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ देखती है। वो पूरा खाली था।
अचानक से प्रिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कुछ सोचते हुए दरवाजा खोलती है और एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। दरवाजे के पास वाला बेड खाली, वहीं बेड पर राहुल की माँ सो रही थी, जबकि तीसरा, आखिरी और खिड़की के पास वाले बेड पर कोई लेटा हुआ था। ये और कोई नहीं, वही औरत थी जो दीवार की तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। उसे ऐसा लेटे देखकर प्रिया कहती है, हेलो, मुझे पता है आप सो नहीं रही। मैं बस बताना चाहती थी कि मैं ये मिसेस रंजना के परिवार से हूँ। आज रात इनके साथ यहाँ रहने वाली हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन वो औरत प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर प्रिया को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर फिर भी वो चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाती है। हाँ, मुझे इतनी जल्दी नींद तो आने नहीं वाली। बेहतर यही होगा कि कुछ गाने सुन लूं और किताब पढ़ लूं, फिर थोड़ी देर में नींद जरूर आ जाएगी। लेकिन बीच में उसे ऐसा लगता है जैसे उस औरत ने करवट ली हो और वो उसी की तरफ देख रही हो। ये ख्याल प्रिया को डरा देता है और वो किताब से ध्यान हटाकर उस औरत की तरफ देखती है। शायद मुझे सो जाना चाहिए, कल रात भी मैं बहुत देर से सोई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने वाले बेड पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस औरत ने करवट ले ली थी और वो अब मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ ही देख रही थी। प्रिया को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो औरत जिस तरह से उसे घूर रही थी वो पलक भी नहीं झपका रही थी। ये क्या? शायद इसे कोई बीमारी है, इसीलिए ये ऐसा कर रही है। हाँ, अब मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ। प्रिया भी बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है, मगर ऐसे उसे और अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से आंखें खोलकर उस औरत की तरफ देखती है और इस बार प्रिया का डर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब उस औरत की मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। ये नजारा देखकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा महसूस करती है जैसे ना तो वो चिल्ला पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि वो किसी तरह यहां से बाहर निकलकर उस टेलीफोन से नीचे फोन मिलाए। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे भगवान! अचानक से प्रिया को महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई लेटा हुआ है और प्रिया को पूरा यकीन था कि ये वही औरत है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो किसी तरह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ! 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 कोई बचाओ! थोड़ी ही देर में दूसरे फ्लोर पर कुछ नर्सेज और डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रिया बेहोश मिलती है। उसे तेज बुखार भी था। अगले दिन सुबह सुबह जब राहुल वहां पहुंचता है तो देखता है कि प्रिया भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। राहुल, राहुल, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ नहीं रुकना। ये जगह सेफ नहीं है। हाँ, अपनी माँ को भी यहाँ से ले चलो। कल रात वो तीसरे नंबर वाले बेड पर कोई औरत थी और वो मुझे घूर रही थी। वो जिंदा नहीं थी राहुल। हाँ, उसने मुझसे पास आकर कहा कि ये वार्ड उसका है, लेकिन देखो ना, ये लोग सब कह रहे हैं कि इस वार्ड में सिर्फ 2 ही बेड है, जबकि रात में यहाँ 3 थे। मगर कल रात यहाँ पर 3 बेड थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम बस मुझे यहाँ से ले चलो और अपनी माँ को भी। ये जगह सुरक्षित नहीं है। राहुल अपनी माँ और प्रिया को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करवा लेता है और कुछ ही दिनों में पता करने पर प्रिया को पता चलता है कि उस वार्ड में वाकई 3 बेड हुआ करते थे और उस आखिरी बेड पर एक औरत की मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में बिताई वो रात प्रिया कभी नहीं भूलती, और ना ही उस औरत की डरावनी हंसी, और ना ही उसकी कही वो बात। ये वार्ड मेरा है, चली जाओ यहां से।